हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी। दिस इज़ द पार्ट 7 ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 6 पार्ट जो है वो स्टडी कर चुके हैं। हम लोग फ्रांस की क्रांति के 6 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो हमारा पार्ट 6 था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो जैकोबिन क्लब का लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जिसके शासन को रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है, वो फ्रांस से किस प्रकार से हटाया गया। कोर्ट के द्वारा उसे किस प्रकार से जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने हटाया 1794 में, और उसे अरेस्ट करके अगले दिन उसे गिलोटाइन की सजा दी गई। ठीक है, ये देखिए गिलोटाइन का आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से मारा जाता था, एग्जीक्यूशन होता था राजा का। अब हम लोग देखेंगे कि अब जैकोबिन क्लब के ख़त्म होने के बाद, एबोलिश हो जाएगा, जैकोबिन क्लब ख़त्म हो गया मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के मरने के साथ ही। तो अब उसके बाद एक नया शासन आएगा। तो वो नया शासन जो था वो डायरेक्टरी रूल था फ्रांस में। तो द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउ द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। अब जैकोबिन क्लब के पतन की वजह से जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी, जो समृद्धशाली मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्होंने पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। A new constitution was introduced which denied to vote the non-property section of the society. अब एक नया संविधान ये मिडिल क्लास के द्वारा बनाया गया, और इन लोगों ने जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन था सोसाइटी का, उसे फिर से मना कर दिया कि उन्हें राइट टू वोट नहीं मिलेगा। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें वोट के लिए नॉन प्रॉपर्टीज़ को फिर से मना कर दिया गया, जैसे कि पहले होता था। पहले वाले संविधान में हम लोगों ने देखा था जो 1791 में बना था। उसके बाद जैकोबिन क्लब जब बना तो उसने सबको मौका दे दिया कि जितने भी मेन हैं, औरतों को नहीं, जितने भी पुरुष हैं, वो अमीर हैं या गरीब, सब वोट देंगे। ये किसने किया था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने। लेकिन जब फिर से सत्ता आई मिडिल क्लास के हाथ में डायरेक्टरी रूल के पहले, तो फिर हटा दिया गया ये। तो इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसमें क्या हुआ कि 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव, और इसके बाद में एक डायरेक्टरी और एक एग्जीक्यूटिव बनाया गया जिसमें 5 सदस्य थे। दिस वॉज मीन्ड एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ पावर इन 1 मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर जैकोबिन्स। और ऐसा इसलिए किया गया, 5 लोगों को इसलिए बनाया गया ताकि जो पावर है वो किसी एक के पास में ना हो, उसका कंसेंट्रेशन ना हो पावर का, पावर जो है वो कई लोगों के पास में हो। इसलिए जैसा जैकोबिन क्लब में था, मैक्सिमिलियन के पास पूरी पावर आ गई थी, तो ये ना हो, इसलिए पावर 5 लोगों के बीच में बांटी गई। हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव council, who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator Napoleon Bonaparte. अब फ्रांस की जो राजनीतिक अस्थायित्व था, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उसने फ्रांस में एक डिक्टेटरी को पेव किया। मतलब एक मिलिट्री डिक्टेटर था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका उदय हुआ, जिसने खुद को धीरे धीरे पावरफुल बना लिया। दो ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी रिटेन इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट इन द फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से ये कई गवर्नमेंट्स आई। पहले राजशाही थी, मोनार्की थी, उसके बाद में आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई। देन उसको अबोलिश करके जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, उसने रेन ऑफ टेरर एस्टैब्लिश किया। मतलब उसने इलेक्शन कराया था, एक डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है उसको लागू किया। उसके बाद में आपने देखा कि डिक्टेटरी आ गई। डिक्टेटरशिप कौन था? मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से फ्रांस में फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में काफ़ी बदलाव आए, और इन बदलावों के साथ में फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता, कानून के आगे समानता और फ्रेटर्निटी, जो अखंडता जैसे जो विचार थे, वो जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थे, उस मतलब वो लोग जो थे वो इन विचारों से काफ़ी इंस्पायर हुए, और फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में भी फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ा इन विचारों के साथ में। तो क्लास 9th में जो आपका नेपोलियन तक ही आपका पॉलिटिकल जो आपका पूरा सिनेरियो है वो नेपोलियन तक ही बताया गया। लेकिन जब हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें हम लोग फिर से आएंगे नेपोलियन पे, और फिर से देखेंगे कि फ्रांस में क्या, नेपोलियन के बाद में क्या क्या चेंजेस हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लास 9th में कितना याद रखना है? अगर हम पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर की बात करें या पॉलिटिकल
सिस्टम की बात करें तो लुइस 1774 मतलब 1774 से जब लुइस 16 फ्रांस का राजा बना और नेपोलियन के राजा बनने तक आपको पूरा याद करना है। उसके बीच में कौन कौन रूलर आया, क्या क्या बदलाव आए, वो पूरा कुछ। अब हम लोग देखेंगे कि डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। आपने देखा कि पुरुष तो सब जो मेन थे वो सब रेवोल्यूशन कर रहे थे, पर क्या महिलाओं ने भी ये क्रांतियां करी थी? अब ये जो आपका डाउट है वो इस वाले से, ये वाला जो आगे आने वाला पैराग्राफ है उसमें हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पे पर्सियन वुमेन ऑन देयर वे टू वर्सेसाइल, ये जो पिक्चर में आपको वुमेन्स दिख रही है ना, ये पर्सिया की हैं और ये कहाँ जा रही है? वर्सेसाइल की तरफ जा रही हैं। ये जो एक प्रिंट बना हुआ है ये 5 अक्टूबर 1789 5 अक्टूबर 1789 1789 5 अक्टूबर 1789 का है, जब महिलाएं वर्सेसाइल की तरफ मूव कर रही थी राजा को वापस पेरिस लाने के लिए। आपने देखा था ना जब लोगों ने अटैक किया था बेस्टाइल के ऊपर तो राजा भाग गया था, तो अब यहाँ पे ये महिलाएं जो है वो दोबारा वापस लाने की कोशिश कर रही हैं अपने राजा को, उसलिए जा रही। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था इस क्रांति में। ये पिक्चर आपको बिल्कुल प्रूफ करके बताती है कि महिलाओं ने भी इस क्रांति में हिस्सा लिया था। From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in the French society. बहुत प्रारंभ से ही जो फ्रांस की महिलाएं थीं उनका काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन था इन सारी घटनाओं में, ठीक है। और फ्रांस की व्यवस्था में चेंज लाने में भी, परिवर्तन लाने में भी महिलाओं का काफ़ी योगदान रहा। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव देयर लिव्स। अब फ्रांस की महिलाओं की उम्मीदें थीं, ये आशाएं थीं, अगर वो क्रांति में इन्वॉल्व होंगी, प्रेशर बनाएंगी, तो उनको भी उनकी जो लाइफ है, उनका जो जीवन है, उसमें भी कुछ सुधार पॉसिबल हो पाएगा। मोस्ट वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, और थर्ड स्टेट की बहुत सी महिलाओं को अपनी जीविका चलाने के लिए भी काम करना पड़ता था। दे वर्क एज अ स्टीमड्रेस और लाउंड्रेसेस सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स। ये लोग क्या करती थी, जो लॉन्ड्रीज होती हैं, लॉन्ड्रीज में काम करती थी, फूल बेचने का काम, सब्जियां बेचने का काम, फल बेचने का काम मार्केट में, और या तो फिर दूसरों के घरों में डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह काम करती थी, जो प्रॉस्परस लोग होते हैं उनकी घरों में सर्वेंट की तरह। तो इस तरीके से जो थर्ड स्टेट की गरीब महिलाएं थी वो ये काम करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। ज़्यादातर महिलाओं को शिक्षा व्यवस्थाएं और जॉब का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग नहीं मिल पाती थी। केवल वो डॉटर जो कि नोबेल्स मतलब फैमिली से थी, समृद्धशाली परिवारों से थी, सिर्फ वही महिलाएं कॉन्वेंट मतलब स्कूल जा पाती थी और अपनी पढ़ाई कर पाती थी, ठीक है। तो वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। अब ये जो वर्किंग वुमेन होती थी थर्ड क्लास की, अब इन्हें अपने घर की भी देखभाल करनी पड़ती थी। इन्हें खाना बनाना पड़ता था, पानी निकालना पड़ता था क्वेंसेस से, और ब्रेड, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, और अपने बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ती थी। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। ये जहाँ काम करती थी तो महिलाओं की सैलरी पुरुषों की अपेक्षा कम होती थी। एक ही जगह दोनों काम करते थे अगर महिला और पुरुष, तो पुरुषों को ज़्यादा सैलरी मिलती थी और महिलाओं को कम। इन ऑर्डर टू डिस्कस and wise their interest, women started their own political clubs and newspaper. About 60 women clubs came up in different French society. उसके बाद में धीरे धीरे महिलाएं जो हैं उनका भी इंटरेस्ट होने लगा, पॉलिटिकल क्लब बना। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। तो ये जितने भी वुमेन्स क्लब बनाए जा रहे थे इसमें दो बहुत फेमस क्लब हुए, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड जो सेकेंड था द रिपब्लिकन वुमेन। ये दोनों ही जो क्लब थे वो काफ़ी फेमस हुए। वुमेन वॉज मोस्ट फेमस ऑफ देम, वन ऑफ देयर मेन डिमांड। और इन जितने भी पॉलिटिकल क्लब्स थे उसकी महिलाओं की सिर्फ एक डिमांड थी कि उन्हें भी वही पॉलिटिकल राइट्स चाहिए जो मेन को मिल रहे हैं। वुमेन were disappointed that द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, महिलाएं उससे बहुत हतोत्साहित थीं। क्यों? क्योंकि महिलाओं को आपको याद होगा स्टार्टिंग में हम लोगों ने पार्ट सेकंड में पढ़ा था कि जो 1791 का संविधान था उसमें महिलाओं को पैसिव सिटीजन में रखा गया। इसके बाद में उन लोगों ने डिमांड करनी स्टार्ट कर दी कि महिलाओं को भी राइट टू वोट चाहिए और उन्हें भी
असेंबली में इलेक्ट होने की परमिशन चाहिए, पॉलिटिकल ऑफिसेज में उन्हें काम करना है, तो ओनली देन दे, और उन लोगों ने ये फेल्ट किया कि सिर्फ तभी उनके हितों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा जब महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन होगा नई सरकार में। मतलब जो नई सरकारें बनेंगी उसमें महिलाओं भी पुरुषों के समान इलेक्शन में खड़ी होंगी, वो लीडर बन पाएंगी, तभी उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। तो आपने देखा कि अर्ली ईयर्स में, प्रारंभिक जो साल थे क्रांति के, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज, कुछ इस तरीके के लॉज इंट्रोड्यूस किए जिसमें महिलाओं की स्थितियों में काफ़ी सुधार हुआ। जैसे आपने देखा था जब जैकोबिन क्लब आया तो उस समय जो है सारे पुरुषों को राइट दे दिए गए, बट महिलाओं को नहीं दिया गया। लेकिन जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस किए जिससे महिलाओं के जीवन में कुछ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हुआ। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, क्या क्या चीज़ें करी गई, स्टेट स्कूल बनाए गए, स्कूलिंग जो थी वो कंपलसरी कर दी गई, हर एक लड़की के लिए शिक्षा जरूरी कर दी गई। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स, और उनके जो फादर थे, जो पिता थे, अब वो उन्हें फोर्स नहीं कर सकते थे कि उनके आगे, मतलब अगर किसी लड़की का मन नहीं है शादी करने का तो उसकी ज़बरदस्ती जो है मैरिज नहीं कर सकते थे। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और जो मैरिज था उसे एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। सिविल लॉ के तहत उसको लाके एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह बना दिया गया, एक समझौता बना दिया गया। डिवोर्स वॉज मेड लीगल, और जो डिवोर्स होता है उसको लीगल कर दिया। मतलब आप अगर कोई लड़की अलग होना चाहती थी शादी के बाद तो इसकी परमिशन भी दे दी गई। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मैन, और जो ये जितनी भी लीगल प्रोसेस थी, सिविल लॉ थे, डिवोर्स जो बनाया गया, ये सब दोनों पे अप्लाई होते थे, मैन पे भी वुमेन पे भी। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब, अब महिलाओं को नौकरियों के लिए, जॉब्स के लिए ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिया जाने लगा। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस, महिलाएं आर्टिस्ट बन सकती थी, छोटे छोटे बिजनेस चला सकती थी। तो वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यू, इतना सब होने के बाद भी जो महिलाओं का संघर्ष था एक समान राजनीतिक अधिकारों का, वो बराबर चलता रहा, वो कंटिन्यू रहा। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, महिलाओं का जो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स का जो स्ट्रगल था वो अभी भी चल रहा था, इतना सब होने के बाद भी ये स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूज लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब, और रेन ऑफ टेरर के समय में, जब जिस समय मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर शासन कर रहा था, रेन ऑफ टेरर जब चल रहा था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का जो लीडर था, तो उसने अपनी नई सरकार जब बनाई तो उसने नया नियम इशू किया, और जिसमें उसने कहा कि जो महिलाओं के क्लब हैं, जो वुमेन्स क्लब हैं, उन्हें बंद किया जाए, उनके ऊपर बैन लगा दिया महिलाओं की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, बहुत सी जो प्रोमिनेंट महिलाएं थीं उनको अरेस्ट किया गया और कुछ को एग्जीक्यूट किया गया। तो वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू अ नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये जो महिलाओं के आंदोलन थे वोटिंग राइट को लेकर, इक्वल वेजेस को लेकर, ये लगातार 200 सालों तक ये स्ट्रगल करी है महिलाओं ने पूरे विश्व के बहुत से देशों में। अगले इसके बाद के 1789 के बाद 200 सालों तक लगभग महिलाओं ने इन अधिकारों के लिए स्ट्रगल किया है। द फाइट फॉर द vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th century and the early 20th century। और ये जो लड़ाई थी, ठीक है, जो वोट को लेकर महिलाओं का जो युद्ध था, ये इंटरनेशनल सैफरेज मूवमेंट तक गया। मतलब इंटरनेशनल जो सैफरेज मूवमेंट हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राइट टू वोट आंदोलन हुआ, उसके तहत लेट 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल महिलाओं को अधिकार मिल पाए, ठीक है। तो द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रांस वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वॉज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। और जो एग्जाम्पल है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं फ्रांस की महिलाओं की रिवॉल्यूशन के दौरान की, ये काफ़ी इंस्पायरिंग मेमोरी की तरह। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो महिलाओं के ये मूवमेंट थे, इससे लोग इंस्पायर होते रहे बार बार भी। तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रहीं फ्रांस की महिलाओं की, इन्होंने आगे भी
आगे जो रेवोल्यूशंस थी उनमें भी लोगों को इंस्पायर किया। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। और फाइनली फ्रांस की महिलाओं को 1946 में 1946 में राइट टू वोट का अधिकार मिला। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1789 से स्ट्रगल करते करते 1946 में जाके 200 सालों से भी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद में महिलाओं को राइट टू वोट का अधिकार मिला। फिर आप इसी तरीके की एक वुमेन है फ्रांस की, जिनका यहाँ पे एक जो है केस स्टडी दी गई है। इनका नाम है ओलम्पी डी गॉजेस। ठीक है, 1748 से लेके 1793 तक इन्होंने क्या किया, मतलब एक प्रोमिनेंट वुमेन है फ्रांस की। द लाइफ ऑफ द रेवोल्यूशनरी वुमेन, ये एक रेवोल्यूशनरी वुमेन है जिनका एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया, ये फ्रांस की हैं। ओलम्पी डी गॉजेस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस। तो ओलम्पी डी गॉजेस जो थी ये फ्रांस की राजनीतिक गतिविधियों में सबसे ज़्यादा एक्टिव, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वुमेन थी वो ये थी। तो सी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयर द राइट ऑफ मैन एंड citizen as तो ओलम्पी डी गॉजेस जो थी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेस्ट किया और डिक्लेयर किया राइट ऑफ मैन का। सिटीज़न एज दे एक्सक्लूडेड वुमेन फॉर बेसिक राइट्स, और उन्होंने उसमें महिलाओं को भी शामिल किया कि महिलाओं को भी बेसिक राइट्स मिलने चाहिए, वो भी ह्यूमन बीइंग है। ईच वुमेन बीइंग वॉज इंटाइटल्ड, उन्होंने कहा इसमें हर एक वुमेन बीइंग को अधिकार दिए जाने चाहिए, महिलाएं भी वुमेन बीइंग में आती हैं। तो सो इन 1791 सी रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड द सिटीजन, और इसलिए उन्होंने 1791 में एक लिखा जिसका नाम एक मतलब लिखा, उन्होंने आर्टिकल लिखा जिसका नाम था डिक्लेयर ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, कि महिलाओं और नागरिकों के राइट्स का डिक्लेरेशन उसमें इन्होंने किया, ओलम्पी डी गॉजेस ने, विच सी एड्रेसेस टू द क्वीन and to the member of the National Assembly and demanding that they act upon it. In 1793, Olympie de Gauges criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's club. और 1793 में ओलम्पी डी गॉजेस ने जैकोबिन गवर्नमेंट की काफ़ी आलोचना की जब जैकोबिन गवर्नमेंट ने महिलाओं के क्लब्स को, पॉलिटिकल क्लब्स को बंद करा दिया था, तो इन्होंने काफ़ी विरोध किया जैकोबिन क्लब का। सी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज हर विथ ट्रीजन, और उन्होंने नेशनल कन्वेंशन का प्रयास किया जिसके लिए उन्हें ट्रीजन की सज़ा दी गई, ट्रीजन का चार्ज लगा। सून आफ्टर दिस सी वॉज एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो आपने देखा कि ओलम्पी डी गॉजेस एक रेवोल्यूशनरी वुमेन है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रांस की रेवोल्यूशनरी वुमेन का नाम बताइए तो आप बता सकते हैं इनका ओलम्पी डी गॉजेस।